नमस्कार। परख के आज के इस अंक में मैं आपसे एक ऐसे मुद्दे के बारे में बातचीत करूँगा, जिस पर हाल-फिलहाल की राजनीति में लगातार चर्चा होती रही है और यह मुद्दा है डॉक्टर राम मनोहर लोहिया का राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रति झुकाव या फिर दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी के द्वारा राम मनोहर लोहिया को एप्रोप्रिएट करने या उन्हें अपने विचारों के समतुल्य बताने की कोशिश। कई बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यह कह चुके हैं कि जिस तरीके से उन्होंने कांग्रेस के प्रभाव को कम किया है, तो उसमें अगर डॉक्टर लोहिया होते, तो वो उन्हें शाबाशी देते, उनकी प्रशंसा करते। अक्सर यह भी देखने में आता है कि जब उन्हें जनता दल की धारा से निकले हुए पार्टियों, मिसाल के तौर पर जनता दल यूनाइटेड या लालू प्रसाद यादव या मुलायम सिंह यादव की आलोचना करनी होती थी या अभी भी होती है, तो वे इस बात का इस तर्क का इस्तेमाल करते हैं कि इन लोगों ने लोहिया की विरासत को दगा दे दिया और ये कांग्रेस के नज़दीक चले गए। तो इस लिहाज से यह सवाल बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि क्या डॉक्टर राम मनोहर लोहिया संघ और भारतीय जनता पार्टी या उसके पूर्व रूप जनसंघ के नज़दीक थे? तो इस मुद्दे पे जब हम बातचीत करते हैं, तो उसमें कुछ चीज़ें बिल्कुल साफ तौर पे हमें समझ लेने की ज़रूरत है। पहली बात तो यह है कि डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने गैर कांग्रेसवाद का नारा दिया था। 1963 में उन्होंने देश को कांग्रेस के शासन से मुक्त करने की भी बात कही थी और यह भी इसमें महत्वपूर्ण बात है कि 1967 के चुनावों में बहुत सारे प्रदेशों के जो विधानसभा के चुनाव हुए थे, उसमें कांग्रेस को ज़बरदस्त हार का सामना करना पड़ा था और उसमें डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के जो गैर कांग्रेसवाद का जो सूत्र था, उसने बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो इस संदर्भ में कई बार जो लोहियावादी होते हैं, वो इस बात को कहने की कोशिश करते हैं कि असल में जो नरेंद्र मोदी हैं, वो बिल्कुल ही गलत तरीके से लोहिया के गैर कांग्रेसवाद के विचार को अपना रहे हैं। हम इस मुद्दे पर थोड़ी देर बाद लौटेंगे। हमारा जो मुख्य ध्यान होगा वो इस बात पर होगा कि डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की जो राजनीति थी, खासतौर पे 60 के दशक की शुरुआत में, वो किस तरीके से संघ की राजनीति के काफ़ी नज़दीक चली गई। लेकिन ऐसा होने के बावजूद वो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के लिए एक आसान काम नहीं था। खुद लोहिया की पार्टी में इसका कई लोगों ने ज़बरदस्त विरोध किया और उसके लिए काफ़ी लंबा वाद-विवाद चला और फिर लोहिया ने एक निर्णय लिया और उन्होंने कहा कि वो एक ट्रायल के बेसिस पर इस तरह के काम को करना चाह रहे हैं। तो जो पूरी बातचीत या जो पूरा वाद-विवाद है, उसकी बुनियाद में यह चीज़ थी कि एक समय के बाद यह लगने लगा कि कांग्रेस पार्टी जो है, उसे पराजित नहीं किया जा सकता है। लोकसभा के लगातार 3 जो चुनाव हुए हैं, आम चुनाव हुए, उसमें कांग्रेस को ज़बरदस्त जीत मिली और डॉक्टर राम मनोहर लोहिया नेहरू की लगातार आलोचना कर रहे थे और 1948 में ही समाजवादी लोग कांग्रेस से बाहर निकल चुके थे। वैचारिक स्तर पर जो सोशलिस्ट थे, वो खुद को कांग्रेस के नज़दीक पाते थे, लेकिन धीरे-धीरे करके लोहिया के मन में यह विचार काफ़ी गहराई से घर कर गया कि अगर इस देश में लोकतंत्र की हिफाजत करनी है, लोकतंत्र को मजबूती से स्थापित करना है, तो एक मजबूत विपक्ष तो होना ही चाहिए, लेकिन इसके साथ ही साथ एक दल का जो वर्चस्व है, उसे तोड़ने की ज़रूरत है। लोहिया कहते थे कि जो रोटी है, अगर उसे तवा के सिर्फ एक तरफ ही रखा जाए तो रोटी जल जाएगी, तो उसे लगातार पलटते-पलटते, उलटते-पलटते रहना चाहिए और इससे जो रोटी है वो सही तरीके से पककर सामने आती है। सत्ता की राजनीति में भी अगर सिर्फ एक दल के पास सत्ता रहती है, तो फिर उससे कई तरह की दिक्कतें पैदा हो सकती हैं, एक जड़ता आ सकती है, भ्रष्टाचार हो सकता है और कई तरह के मुद्दों पर जिस तरीके से देश को आगे बढ़ना चाहिए, देश उस तरीके से आगे नहीं बढ़ सकता है या नहीं बढ़ पाएगा, यह उन्हें डर था। 1962 में जब चीन ने भारत को पराजित किया, चीन के साथ जो युद्ध हुआ, उसके बाद लोहिया ने काफ़ी कड़े शब्दों में नेहरू की निंदा की और उसके बाद उन्होंने घोषणा की कि अगर उन्हें कांग्रेस को हराने के लिए शैतान से भी समझौता करना पड़ेगा, तो वो करेंगे। और बाद के वर्षों में लोहिया जो जनसंघ के जो नेता थे, उनके चुनाव प्रचारों में भी गए। 1963 में उपचुनाव हुए जौनपुर में और अमरोहा में और फर्रुखाबाद में। फर्रुखाबाद से लोहिया ने चुनाव लड़ा और जौनपुर से दीनदयाल उपाध्याय ने। लोहिया दीनदयाल उपाध्याय के चुनाव के प्रचार में गए और यह सारी जो बातें थीं, वो लोहिया की पार्टी में कई लोगों को अच्छी नहीं लग रही थी और उसमें बहुत ही गहरा वाद-विवाद भी हुआ। ऐसे ही एक व्यक्ति थे मधु लिमि
और जब इस तरह की बातें लोहिया की पार्टी में हो रही थी 1963 के दौर में और उसके बाद के वर्षों में, तो मधु लिमे और जॉर्ज फर्नांडिस ने इस तरह की जो पूरे निर्णय थे उनका काफ़ी विरोध किया। और इस संदर्भ में मधु लिमे ने एक लेख भी लिखा है अपनी मृत्यु के कुछ समय पहले, और इस लेख में जिसका शीर्षक है मैं कहता रह गया कि आरएसएस के साथ हमारा तालमेल नहीं बैठेगा, मधु लिमे यह दिखाने की कोशिश करते हैं कि आखिर जब वो लोहिया के साथ इस मुद्दे पर वाद विवाद कर रहे थे तो किस तरह की मुख्य बातें सामने आ रही थी। और उन्होंने इस बात को रेखांकित किया है कि अपने कॉलेज के दिनों से ही उन्हें इस बात का एहसास हो गया था कि जो आरएसएस के लोग हैं या जो सावरकरवादी हैं उनके साथ उनका विचार कभी नहीं मिल सकता है। और उन्होंने लोहिया के साथ जो उनका संवाद हुआ था उसको सूत्र रूप में प्रकट करने की भी कोशिश की है इस आलेख में। जैसे वो बताते हैं कि जो आरएसएस के लोग हैं वो राष्ट्रीयता को जिस तरीके से परिभाषित करते हैं, राष्ट्रवाद को जिस तरीके से परिभाषित करते हैं, समाजवादी उस तरीके से राष्ट्रवाद को परिभाषित नहीं करते हैं। यानी कि जो आरएसएस के लोग हैं, खासतौर पे वो गुरु गोलवलकर के लेखन और उनके कार्यों को उद्धृत करते हैं कि वो हिटलर की तारीफ करते हैं अपने लेखन में। वो एक ऐसे राष्ट्रवाद की परिकल्पना करते हैं जिसमें देश के जो बहुत सारे समूह हैं वो इस राष्ट्रवाद के दायरे से बाहर चले जाते हैं। दूसरे स्तर पर वो ये कहते हैं, यानी मधु लिमे यह बताते हैं कि जहां आरएसएस के लोग वर्णाश्रम धर्म की वकालत करते हैं, वहीं समाजवादी जो हैं वो वर्णाश्रम धर्म के साथ ही साथ ब्राह्मणवाद को ही पूरी तरीके से नकारते हैं। और मधु लिमे यह कहते हैं कि अगर कोई ब्राह्मणवाद का सबसे बड़ा विरोधी हो सकता है तो वो मैं हूँ। तो इस लिहाज से वो कहते हैं कि उनका जो विचार है, यानी समाजवादियों का जो विचार है वो आरएसएस के विचार से अलग है। इसी तरीके से वे ये कहते हैं कि जो समाजवादी लोग हैं वो लोक भाषाओं को आगे बढ़ाना चाहते हैं। हिंदी पर उनका जोर है, लेकिन हिंदी पर जोर इस रूप में नहीं है कि वो किसी पर थोपा जाए, बल्कि गांधी और खुद लोहिया भी इस बात को मानते थे कि जो अलग अलग तरह की भाषाएं हैं उन्हें फलने फूलने का मौका मिलना चाहिए। लोहिया ने अंग्रेजी का विरोध किया, लेकिन वो किसी भी तरीके से एक भाषा को थोपने के रूप में नहीं था, बल्कि अंग्रेजी की वर्चस्ववादी भाषा होने के कारण उन्होंने इसका विरोध किया था। दूसरी ओर मधु लिमे ये कहते हैं कि आरएसएस के लोग अभी हिंदी की बात करते हैं, लेकिन उनके मन में ये है कि कभी ना कभी एक ऐसा समय आए जबकि संस्कृत इस देश की राष्ट्रभाषा बन जाए। तो इस लिहाज से भी वो खुद को, यानी कि समाजवादियों को, आरएसएस से अलग मानते हैं। वो ये कहते हैं कि जो समाजवादी लोग हैं वो इस आधार पर किसी विचार को गलत नहीं मानते हैं कि उसका जन्म विदेश में हुआ है, लेकिन आरएसएस के लोग हर प्रकार की इज़्म को जो बाहर से आया है उसको खतरनाक मानते हैं और उसमें वो सोशलिज्म को, मार्क्सिज्म को भी शामिल करते हैं। तो इस लिहाज से गुरु गोलवलकर के लेखन का उदाहरण देते हुए लोहिया इस बात पर जोर देते हैं कि हमारी जो पसंद है वो इस बात पर आधारित नहीं है कि एक खास तरीके का जो इज़्म है वो देशज है या विदेशज है। उनका जोर इस बात पर है कि खुद समाजवाद का विचार कई तरह के, कई देशों के विचारों से भी प्रभावित रहा है, कई दूसरे देशों के जो विचारक हैं या जो लेखक हैं उनके विचारों से प्रभावित रहा है। तो इस लिहाज से वो ये कहते हैं कि एक अलग तरीके से नकार का जो भाव आरएसएस में है वो उन्हें समाजवादियों से अलग करता है। और मधु लिमे यह भी कहते हैं कि जो आरएसएस के लोग हैं वो लोकतंत्र में भरोसा नहीं करते हैं, क्योंकि वो लोकतंत्र को भी बाहरी मानते हैं और वो कहते हैं कि हिंदुस्तान की परंपराओं से जो चीज़ें निकल रही हैं उसके आधार पर हमें अपनी एक व्यवस्था बनानी चाहिए। मधु लिमे यह भी कहते हैं कि जो आरएसएस के लोग हैं वो एक संघवादी ढांचा जो हमारे देश में है उसको नहीं मानते हैं और इस लिहाज से वो हमसे, यानी कि समाजवादियों से अलग हैं। मधु लिमे का कहना है कि वो जब इस तरह के तर्क प्रस्तुत कर रहे थे उनका एक लंबा वाद विवाद लोहिया के साथ चला और लोहिया ने आखिर में यह कहते हुए अपनी बातों को जोरदार तरीके से रखने की कोशिश की कि यह जरूरी नहीं है कि एक दल में काम करने के कारण वो और मधु लिमे के साथ कुछ अन्य नेता जो इस बात का विरोध कर रहे थे कि आरएसएस से संबंध हो, वो सभी एक जैसा सोचें। और फिर उन्होंने ये कहा कि अगर मधु लिमे उन्हें अपना नेता मानते हैं तो उन्हें एक मौका, एक ट्रायल देना चाहिए आरएसएस के साथ या जनसंघ के साथ आगे बढ़ने के विचार को। यहाँ कुछ एक बात महत्वपूर्ण है। जो सबसे बड़ी बात है वो ये कि आम जनजीवन में उस समय तक आरएसएस का प्रभाव काफ़ी कम हो गया था। पहले भी बहुत ज़्यादा प्रभाव नहीं था,
लेकिन जैसे-जैसे गांधी की हत्या के साथ उनका नाम जुड़ा, सार्वजनिक जीवन में उनकी जो वैधता थी, जो लेजिटिमेसी थी, वो काफ़ी कम हो गई थी। लेकिन जो आरएसएस और जनसंघ को फ़ायदा हुआ, वो ये कि सोशलिस्टों के साथ आने से उन्हें मुख्य धारा की राजनीति में एक तरह की लेजिटिमेसी मिली। और आप ये भी देखेंगे कि 1967 के बाद जितनी भी सरकारें बनी, उसमें आम तौर पर जो सोशलिस्ट थे या कांग्रेस से निकल कर आए हुए तत्व थे, उन्हें ही शासन संभालने का मौका मिला। तो सीधे तौर पर गैर कांग्रेसवाद का जो लोहिया का नारा था, उसका एक फल दिखा। कांग्रेस कमजोर हुई और गैर कांग्रेसी ताकतें मजबूत हुई। लेकिन इसका नकारात्मक पक्ष यही रहा कि संघ को वैधता मिली और संघ की राजनीति काफ़ी आगे बढ़ी इसके माध्यम से। तो ये जो राम मनोहर लोहिया पर आरोप लगता है, मुझे लगता है कि उसे कुछ हद तक सही माना जा सकता है, कम से कम इस अर्थ में कि वे एक दूरदर्शी नीति नहीं अपना पाए, वे एक दूरदर्शी समझ नहीं अपना पाए और उन्होंने गैर कांग्रेसवाद के नाम पर ऐसे तत्वों को बढ़ावा दिया जो आगे चलकर इतनी ज़्यादा हावी हो गई कि उन्होंने समाजवादियों को भी कमज़ोर किया, कांग्रेस को तो उन्होंने कमज़ोर किया ही, बल्कि इसके साथ-साथ उन्होंने देश की जो संवैधानिक व्यवस्था है, उसके सामने भी कई प्रमुख तरह के खतरे पैदा कर दिए। ये किसी और समय के विचार का विषय हो सकता है, मैं यहाँ बस इसका इशारा करना चाह रहा हूँ कि जो आरएसएस और जनसंघ थे, उन्होंने कई बातों में खुद को बदला भी। मिसाल के तौर पर अब वो संविधान को पूरी तरीके से मानते हैं। मधुलिमे की एक शिकायत यह भी थी, जिसका मैंने पीछे ज़िक्र नहीं किया, कि आरएसएस को लोग भगवा झंडा को ज़्यादा महत्वपूर्ण मानते हैं, तिरंगा को महत्वपूर्ण नहीं मानते हैं। लेकिन बाद में उन्होंने तिरंगा को सम्मान देना शुरू किया। बाद में उन्होंने कम से कम संवैधानिक स्तर पर, कहने के स्तर पर संघवाद को मानना शुरू किया। उन्होंने हिंदी की बात जारी रखी, लेकिन उन्होंने यह कहना शुरू किया कि वो सारी भाषाओं का सम्मान भी करते हैं। और आज भी उसके बीच में एक द्वंद्व है, क्योंकि अगर आप हिंदी को ज़बरदस्ती आगे बढ़ाएँगे, तो निश्चित रूप से दूसरी भाषाओं का दमन होगा। लेकिन वर्णाश्रम धर्म की वकालत जो है, उसको आरएसएस ने पीछे किया और वो अब जाति उन्मूलन की बात करते हैं। तो यानी कि आरएसएस ने खुद को कई मामलों में बदला भी। कुछ हद तक हम कह सकते हैं कि शायद राम मनोहर लोहिया और बाद में जयप्रकाश नारायण के साथ ने भी उनके चरित्र को बदलने में कुछ हद तक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। लेकिन यह बदलाव एक फंडामेंटल या बुनियादी बदलाव नहीं था। और अभी भी आरएसएस का जो एक हिंदू धर्म का, हिंदू राष्ट्र का स्वप्न है, या फिर एक ऐसा स्वप्न है जिसमें कि मुस्लिम जो है वो और दूसरे अल्पसंख्यक द्वितीय दर्जे के नागरिक बन जाए, अभी भी कायम है। लेकिन फिर भी मैं ये कहूँगा कि अगर हम राम मनोहर लोहिया को पूरी तरीके से आरएसएस के आगे बढ़ने के लिए जिम्मेदार माने, तो यह बात सही नहीं होगी। और यह भी कि वैचारिक स्तर पर राम मनोहर लोहिया ने कभी इस तरीके से समझौता नहीं किया कि यह कहा जा सके कि वो अपनी वैचारिक ज़मीन को छोड़ रहे हैं। शायद वो और दूरदर्शिता दिखा सकते थे, लेकिन जो गैर कांग्रेसी दल थे, उन्हें एक मंच पर लाने की जो लोहिया की योजना थी, उसके पीछे मुख्य कारण यही था कि कांग्रेस एक स्तर पर एक सत्तावादी पार्टी का प्रतिनिधित्व कर सकती थी, या लोहिया को ऐसा लगता था कि वो करने लगी है कि एक दल का वर्चस्व है तो लोकतंत्र को खतरा है। अब आज जो लोग एक दल के वर्चस्व की बात कर रहे हैं, जो विपक्षी दलों को खत्म करने की बात कर रहे हैं, जो लोकतांत्रिक मर्यादाओं को तार-तार कर रहे हैं, वो लोहिया की विरासत का दावा कम से कम नहीं कर सकते हैं। इसी तरीके से राम मनोहर लोहिया यह मानते थे कि जो हिंदू धर्म है, उसमें हमेशा से ही एक उदारवाद और कट्टरता की ताकतों के बीच में टकराव रहा है, और वो खुद को उदारवादी धारा से जुड़ा हुआ मानते थे। और इसी लिहाज से शायद उनको भी ये उम्मीद थी कि गैर कांग्रेसवाद की जो राजनीति है, वह सिर्फ पिछड़े तबकों को ही राजनीति में आगे नहीं ले जाएगी, बल्कि इसके साथ साथ शायद जो थोड़ी कट्टर धाराएं हैं, उन्हें और मुख्य धारा में लाकर उन्हें कम कट्टर बनाएगी। लेकिन हम कह सकते हैं कि उनकी जो सोच है वो गलत ही साबित हुई, क्योंकि बाद के दौर में आरएसएस, जनसंघ और उसका बाद का रूप भारतीय जनता पार्टी काफ़ी वर्चस्व के साथ सामने आए, काफ़ी मजबूती के साथ सामने आए। बाबरी मस्जिद का गिरना हुआ, देश में बहुत सारे दंगे हुए, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हुई जो कि भारतीय लोकतंत्र के लिए सही नहीं मानी जा सकती। तो इस लिहाज से एक हद तक जिम्मेदार लोहिया की राजनीति को ठहराया जा सकता है, क्योंकि वो आरएसएस को बढ़ावा देने के खतरे को नहीं भांप पाए। मुझे ये उम्मीद है कि इस बातचीत में ये जो एक वर्तमान राजनीति का छोटा सा वाद विवाद है, उसका एक परिचय मैं आपको दे पाया होऊंगा।
और अगले अंक में हम मिलेंगे और किसी अन्य मुद्दे पर विस्तार से बात करेंगे। नमस्कार।